डेंगी बेसिकली एक बीमारी है जो हमारे मॉनसून इलनेस हम बोलते हैं, क्योंकि जब बारिश का टाइम आता है तो वाटर लॉगिंग और ये सब होती है जिसमें मच्छर पैदा होते हैं। तो उस वजह से इस टाइम पे पर्टिकुलरली हमारे देश में इस टाइम पे डेंगी के द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है ये सब होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो डेंगू फीवर बेसिकली मच्छर के काटने से होता है। एडीज़ मॉस्किटो होता है जिसके काटने से डेंगी फीवर होता है। इसमें यूजली जो इसके सिम्टम्स होते हैं इसको हम ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। इसमें सीवियर बॉडी एक, जॉइंट पेन, साथ में फीवर, मलेज, बॉडी एक, एट टाइम्स नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। इनिशियली कोई भी तरीके का बुखार होता है तो उसमें ये बेसिक सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं। बट डेंगी का हमें ऐसे पता चलता है, जैसे मैंने बोला कि इसमें सीवियर बॉडी एक ज़रूर होता है। तो हम रूटीन जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीबीसी करते हैं, इसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं, तो उसके बेसिस में डायग्नोसिस किया जाता है। सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये डेंगू फीवर हो सकता है, उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन के लिए डेंगू का टेस्ट किया करते हैं। तो अगर बात करें डेंगू 2 का, जो आजकल कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डेंगू के बेसिकली फेजेस होते हैं। डेंगू जब कोई इन्फेक्शन होता है तो बेसिकली इनिशियली एक फेब्राइल फेज होता है जिसमें बेसिक सिम्टम्स जैसे बुखार आना, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स एट टाइम्स, ये सारे सिम्टम होते हैं। सेकेंड स्टेज बोलें या फिर हम बोलते हैं कि जहाँ पे उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्लीडिंग होना, गम से ब्लीडिंग होती है, कभी किसी को स्टूल से मोशन पास करते हैं तब ब्लीडिंग हो जाती है, कंजक्टाइवल हैमरेज हो जाता है, आईज में ब्लीडिंग होती है। एट टाइम्स जब इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो चांसेस कैन बी कि ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो। तो हमें हमेशा उस स्टेज से प्रिवेंट करना होता है और उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम बेसिकली अगर हम बोलें कि एक डेंगी स्टेज 1 हो गया डेंगी फीवर का, स्टेज 2 होता है जिसको हम बोलते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर, जो कि ये ग्रेड 2 है जिसमें कि ब्लीडिंग और ये वाले चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है शॉक सिंड्रोम, डेंगी शॉक सिंड्रोम, विच इज़ द वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ द डेंगी फीवर, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लंग्स, किडनी, हार्ट, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। पेशेंट को ब्रेन पे, हार्ट पे, सब जगह इफेक्ट आता है और ये सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इवन अगर डेंगी 2 की बात करें, जो कि हमारा डेंगी हेमरेजिक फीवर है, उसमें भी अगर एट टाइम्स हमने टाइम से उसको मैनेज किया तो प्रिवेंशन हो सकता है, क्योर हो सकता है। बट अगर वो भी कॉम्प्लिकेशंस होते चले गए तो वो भी एट टाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका, और सिम्टम्स स्पेशली डेंगी 2 जो वायरस 2 जिसकी आप बात करें उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है? देखिए, डेंगी का इनिशियल सिम्टम्स हर फीवर का, हर तरह का जो भी इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, डेंगी में भी जैसे फीवर, बॉडी एक, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। मलेज होगा, लिथार्जी होगी। एट टाइम्स इसमें पेशेंट बोलता है कि उसको बहुत एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि पेट में फ्लूइड आ जाता है, इसको हम असाइटिस बोलते हैं। भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इडीमा होता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है। ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं। अब अगर हम 2 की बात करें, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का नंबर आता है, तो वहाँ पे पेशेंट बोलेगा कि मुझे बॉडी में रैशेज आने शुरू हो गए, उनको गम से ब्लीडिंग हो सकती है, उनको जैसे हमने कहा आँख में रेडनेस या बोलें कि हैमरेज जैसी पिक्चर वो दिखती है। और इसमें इतना पेशेंट को सीवियर वीकनेस, लेथार्जी और वॉमिटिंग ये सब कंडीशन होती है, और प्लेटलेट इज सीवियरली लो। तो हमें बेसिकली क्या होता है, जो प्लेटलेट हमारे इनिशियल फेज में प्लेटलेट नॉर्मल रहते हैं या फिर इट इज़ नेक्स्ट टू नॉर्मल, बट जैसे जैसे इसका फेज बढ़ता है तो प्लेटलेट फॉल करते हैं। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स बेटर होते हैं और प्लेटलेट फॉल करते जाते हैं, दैट इज नॉर्मल डेंगी। बट अगर हेमरेजिक फीवर की तरफ जाते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस की हमने बात की। तो इसमें ट्रीटमेंट में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लिवर एंजाइम्स क्योंकि डिरेंज होते हैं तो उसको सेटल करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और इसमें मेडिसिन ओरली पेशेंट बहुत नहीं ले पाता, तो हमें इंजेक्टेबल्स के थ्रू मोस्टली सारे मेडिसिन पेशेंट को देने होते हैं, क्योंकि इतना सीवियर नोजिया वॉमिटिंग होता है कि आप कोई भी टैबलेट पेशेंट नहीं ले पाता, तो मोस्टली सब इंजेक्टेबल फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है। दैट कॉल्स फॉर अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन। एट टाइम्स पेशेंट को आईसीयू में भी एडमिशन की ज़रूरत होती है। लाइफ थ्रेटनिंग है? लाइफ थ्रेटनिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बिकॉज हम प्लेटलेट पेशेंट को तब ट्रांसफ्यूज करते हैं जब जो प्लेटलेट काउंट है वो सीवियरली डेफिशिएंसी हो प्लेटलेट की, या फिर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो। एट टाइम्स ऐसा होता है कि प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती और उसके कॉम्प्लिकेशन इतने होते हैं कि इवन पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव। ऐसी कंडीशंस भी क्रिएट होती हैं। तो हमें उस स्टेज तक नहीं जाए, तो इसलिए जब भी कोई फीवर हो उसको बहुत लाइटली ना लें, स्पेशली इस टाइम पे
रेगुलर फॉलोअप में रहें, क्योंकि डेंगू का के जब किसी को डायग्नोसिस होता है तो हम उसका डेली प्लेटलेट काउंट करते हैं। रैदर जब सीवियर डेफिशिएंसी होती है प्लेटलेट की तो दिन में 2-3 बार भी प्लेटलेट चेक किए जाते हैं, बिकॉज कहीं पे भी अगर अलर्ट मिलता है कि हाँ अब वो फेज़ आ गया कि हमें ट्रीट करना है तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इस टाइम पे इतने सारे पेशेंट होते हैं, अगर हम अपने डेली प्रैक्टिसेस में भी देखें तो हॉस्पिटल हमारा फुल है, जिसमें मैक्सिमम सारे पेशेंट्स डेंगू के हैं। इस समय ओपीडी में डेंगू के पेशेंट बहुत सारे आते हैं पर डे अराउंड। अगर ओपीडी की मैं बात करूँ तो 40-50 पेशेंट तो आते ही हैं, पर इनिशियली हम उनको ओपीडी बेसिस में मैनेज करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोल एंटीबायोटिक्स का या कुछ नहीं होता, बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवाई दी जाती है, गैस्ट्राइटिस है तो एंटासिड दिया जाता है। बेसिक वर्कअप इज ओनली द ऑब्जर्वेशन, और अगर टूवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन लग रहा है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का प्लेटलेट इज अबव 1 लाख बट स्टिल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो हमें उस फेज में भी वेट नहीं करना होता, हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना होता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को जैसे किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो अगर हैवी ब्लीडिंग है और डेंगू है तो हमें उस कंडीशन में भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना होता है। बहुत बार पेशेंट को लगता है कि हमारा प्लेटलेट ठीक है, फिर क्यों बोल रहे हैं, तो हम ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज, फाइनल्स, थर्ड स्टेज में पेशेंट ना एंटर करे, इसलिए ये सारे प्रिकॉशन पहले लिए जाते हैं। बेसिक प्रिवेंशन में जैसे पता है कि बारिश है, वाटर लॉगिंग होती है, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है कि वाटर लॉगिंग नहीं हो। दूसरा, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। ह्यूमिडिटी है, सब कुछ है, गर्मी है, लोग पहनना चाहते हैं टी शर्ट शॉर्ट्स, बट आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जिससे कि एटलीस्ट ये कुछ प्रिवेंट हो सके। मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करें। बच्चों को जो भी बेबी मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम और ये सब होते हैं उनको लगा के रखें। और अपना अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे ऑलरेडी आप जैसे हार्ट पेशेंट हैं तो यूजली उनको ब्लड थिनर्स चलते हैं, तो ब्लड थिनर चलने से ब्लीडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए अगर प्लेटलेट फॉल हो रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी भी हॉस्पिटलाइजेशन कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, और ओपीडी बेसिस में डॉक्टर से फॉलो अप तो रेगुलर कोर्स में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जैसे बताया सर कि रेगुलर डेज पे 40 to 50 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इस वक्त जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने पेशेंट्स ठीक होकर जा रहे हैं और कितनों की कंडीशन खराब हो रही है, और क्या डेथ रेट कुछ है? अभी तक देखिए, अगर फ्रैंकली मैं बताऊं तो अभी तक कोई मोर्टेलिटी हमें नहीं दिखी है, और रैदर हमारा शायद एक ही पेशेंट है अभी तक जो कि इस ग्रेड 2 में हेमरेजिक फेवर वाले स्टेज में गई है, एक यंग फीमेल। वो भी शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने जैसे थोड़ा लापरवाही किया कि फीवर था तो बहुत दिन तक उसको मॉनिटर नहीं किया, इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराए, और सडन जब वो आए तो प्लेटलेट काउंट वाज जस्ट ओनली 10,000। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें बहुत रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है। बाकी मैक्सिमम पेशेंट ओपीडी बेसिस में ठीक होके चले जाते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ उन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ रही है जिनका प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 जा रहा है, तो वो भी अगर करें तो मोस्टली 5-7 डेज में रिकवर कर जाते हैं। तो अगर पेशेंट 4th-5th डे ऑफ फीवर अगर एडमिट होता है तो वो 3 to 4 डेज में नॉर्मली डिस्चार्ज हो जाता है। पोस्ट डिस्चार्ज कॉम्प्लिकेशंस जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एपेटाइट सप्रेस होना, ये सारे सिम्टम्स 7-10 डेज तक आगे भी परसिस्ट कर सकते हैं, बट जो क्रिटिकल फेज होता है वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा एम होता है ये होता है कि पेशेंट को क्रिटिकल फेज में एंटर नहीं करने देना, और अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल फेज में है तो उसको उस तरह से ट्रीट करना कि एटलीस्ट वो क्रिटिकल फेज से उस कंडीशन में नहीं जाए जहाँ पे कि हम लाइफ बचाना भी मुश्किल हो जाए। तो हर स्टेजेस का ट्रीटमेंट लाइन अलग होता है, उसका ऑब्जर्वेशन अलग होता है, उसका इन्वेस्टिगेशंस अलग होते हैं, तो वो डॉक्टर जिस प्रेजेंटेशन से पेशेंट आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इवैल्यूएट करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि डेंगू ठीक होने के बाद कोई पेशेंट आया और वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट सिम्टम्स जो होते हैं, वीकनेस, वो क्या होता है और वो कब तक किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को, जो हेल्दी ह्यूमन उसको परेशान करता है? देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई पेशेंट है, अब उसको ऑलरेडी सपोज करिए एनीमिया, हीमोग्लोबिन लो रहता है, या विटामिन डी, B12 इन सब की डेफिशिएंसी है जो यूजुअली आजकल मैक्सिमम लोगों में मिलती है, उन लोगों को ये वीकनेस और ये पार्ट ज़्यादा रहती है। एड ऑन अगर इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी थोड़ी और डिलेड हो जाती है। जैसे हम बात करें कोविड की हुई थी, तो कोविड में क्या था कि जो पेशेंट घर पे भी ठीक हो रहे थे बट उनको महीने 2 महीने तक वीकनेस बनी रही, तो ऐसी डेंगू में क्या है कि क्योंकि आपके प्लेटलेट गिर रहे हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 3-4 दिन बाद रिकवर कर जाते हैं पोस्ट डिस्चार्ज, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 7 to 10 डेज भी लगते हैं। पर
यूजली अगर कोई बहुत सीवियर डेफिशिएंसीज नहीं है या कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो पेशेंट 1 वीक टू 10 डेज में पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं पोस्ट। यस, बैक टू नॉर्मल। तो क्या ये इट्स नॉट कम्युनिकेबल आई गेस? नो, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल बिकॉज इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो वो मच्छर काटेगा तो ही होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिसको डेंगू है आप उसके साथ रह रहे हैं, उसका फूड शेयर कर रहे हैं या कुछ है तो आपको डेंगू होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और मतलब सर एक बेसिक एक लाइन में बस बता दीजिए 1 से 2 कितना ज़्यादा खतरनाक है? जिस 3 को हम एक्सक्लूड करेंगे, सिर्फ 1 जो है डेंगू, नॉर्मल डेंगू जिसकी आप बात कर रहे थे, एंड 2 जो इस वक्त चर्चा में, दोनों में कितना खतरनाक 2 है? देखिए सीवियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है दोनों में, क्योंकि एक आप ऐसे मान के चलिए 1 है तो वो आपका ओपीडी बेसिस में नॉर्मल मेडिसिन से मैनेज हो रहा है, 2 आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल में रहना ही है, अब उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो अगर मैं बोलूँ इट इज़ 3 टाइम्स मोर सीरियस देन व्हाट इज 1। सो इन दैट कंडीशन डेफिनेटली उसको मैनेज करना और उसको इवेलुएट करना, ये सब करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डेंगू।